दोस्तों स्टॉक मार्केट में हर रोज नए स्टॉक्स आते हैं। कोई ऑपरेटर पे रैली करता है, कोई न्यूज बेस्ड ड्रिवन रैली करता है, या कोई स्टॉक बस एक्साइटमेंट में कुछ समय के लिए भागता है। लेकिन असली पैसा फास्ट ट्रेडिंग से नहीं, ग्रेट बिजनेसेस को लंबे समय के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत होल्ड करने से बनता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम होल्डिंग के बारे में, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो के एक सर्टेन स्टॉक के एग्जांपल के साथ कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम किस तरह की कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बाय या सेल लेवल्स नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्टेन एग्जांपल लेते हैं। जरा सोचिए, इन्फोसिस में 15-20 साल पहले किसी ने पेशेंस के साथ होल्ड किया होता तो वहां पे मैसिव रिटर्न्स मिल रहे होते, लेकिन आज के समय पे हर एक इन्वेस्टर ऑब्वियसली यहाँ पे डर रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं से आईटी स्टॉक्स को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एनालिसिस करते समय, और अगर हमें स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम के लिए होल्ड करना है तो स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम वाली कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है, वो उसके लिए क्या करना होता है। तो यहाँ पे सर्टेन एग्जाम्पल के साथ हम डिटेल में समझ लेते हैं, बातें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। यस बैंक का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। यस बैंक चहेता स्टॉक हुआ करता था। एक समय पे ऐसा था कि हर कोई उसको अपनी पोर्टफोलियो में रखने के बाद इनफैक्ट गौरवान्वित महसूस करता था। 2017-18 की बात है। 2017-18 से पहले आप ध्यान दीजिए, तो जब जब गिरावट हुई यस बैंक में, तब एक नया हाई बनाया। जब गिरावट हुई तब एक नया हाई बनाया, और 2018 में 400 रुपए के आसपास एक नया हाई बनाया था। तो जनरली हम अपनी वीडियोस में आपको क्या बताते हैं, हम आपको अपनी वीडियोस में बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत क्या होता है, जो स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी वाली स्टॉक्स होती है उनमें हम क्या देखते हैं, हायर हाइज हायर लोज देखते हैं चार्ट पैटर्न में, ऑल टाइम चार्ट पैटर्न में, यानी कि कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न बनते रहना चाहिए। अब यस बैंक में तो ये बन रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे बुक्स में क्या लिखा गया है, बुक्स में यही लिखा गया है कि स्टॉक्स विथ हायर हाई हायर लो क्वालिफाई लॉन्ग टर्म। लेकिन यस बैंक के केस में क्या हुआ 2018 के बाद, वो समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 2017-18 में क्या हुआ, एक मेजर टर्निंग पॉइंट देखने को मिला यस बैंक में। और वो टर्निंग पॉइंट किस लिए था, लीडरशिप क्राइसिस की वजह से एंड रेगुलेटरी स्क्रूटनी की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट में इसके प्राइसेस में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। एंड खास तौर पे जो इनके सीईओ राणा कपूर जी हुआ करते थे, उनको अपना सीईओ का पद भी छोड़ना पड़ा। तो कंपनी में एकदम से ये सब चीजें जब डेवलप हुई, तब वहां पर इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स चेंज हुए। तो कभी भी किसी भी कंपनी में अगर इस तरह की बातें डेवलपमेंट होती हैं, तो ऐसी कंपनियां लाइफ टाइम स्टॉक्स के लिए नहीं होती हैं जनरली। अब यहाँ पे मैं यस बैंक के बारे में ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये मैंने एक एज एन एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तो और क्लियरली आपको बातें समझ में आएंगी। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया पीसी ज्वेलर्स का। अब पीसी ज्वेलर्स में आप देखेंगे तो 2013-14 के बाद देखिए, 2013-14 में यहाँ पे एक गिरावट हुई, गिरावट के बाद एक नया हाई बनाया, फिर एक गिरावट हुई, एक नया हाई बनाया, फिर एक गिरावट हुई, और उसके बाद एक नया हाई बनाया। लेकिन इस हायर हाई हायर लो के चक्कर में यहाँ पे 2017-18 में कहीं एक ऐसा इंसिडेंट इसके साथ हुआ, जिसकी वजह से पीसी ज्वेलर्स में गिरावट होनी शुरू हुई और उस गिरावट से उबर नहीं पाया। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल जो कि आपको बातें क्लियर समझने में मदद करेगा। हमारे ओलंपिक्स मेडलिस्ट हुआ करते थे कुमार साहब ने चैंपियनशिप तो भले ही जीत ली थी, चैंपियन बने थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, इस इंसिडेंट के बाद भले उनके पास पास्ट में मेडल्स थे, भले वो चैंपियन थे, लेकिन उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि कोई कंपनी चैंपियन रही हो ओवर द पास्ट 10-15 ईयर्स, डज नॉट मीन कि वो अगले 10-15 सालों के लिए भी चैंपियन रहेगी। खास तौर पे ऐसे केसेस में, यानी कि ऐसे केसेस अगर किसी कंपनी के साथ हो जाते हैं
तो वहाँ से एग्जिट करना बड़े इन्वेस्टर्स के लिए एक समझदारी वाली बात होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स का हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं यूएस स्टॉक का भी। ऑलबर्ट्स इनकॉर्पोरेशन, ये पर्टिकुलर कंपनी हुआ करती है, इसका शेयर प्राइस करीब करीब $6 के आसपास चल रहा है। अब एज पर रेगुलेशंस हम यूएस स्टॉक्स के प्राइसेस तो दिखा सकते हैं आई गेस। अब पिछले एक महीने में देखें तो यहाँ पे 141% के आसपास का जंप है। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो 14 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ, $2.50 से सीधे सीधे विद इन फ्यू आवर्स 600% के आसपास की अपवर्ड मूवमेंट हो गई एंड विद इन फ्यू आवर्स $21-22 के आसपास ये चला गया। तो यूएस स्टॉक मार्केट में किसी तरह का अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं होता है। वहाँ पे एक दिन में प्राइसेस जितना भी मर्जी मूव कराना चाहो करा सकते हो। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में 10% का अपर सर्किट है या 20% का अपर सर्किट है। ठीक, तो हुआ क्या यहाँ पे, ऐसा इन्होंने क्यों किया, प्राइसेस में ऊपर की तरफ मूवमेंट क्यों आई, उसके पीछे ये सर्टेन रीजन था कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि दे आर पिवटिंग फ्रॉम शूज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जूते के बिजनेस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस में। जो हमारे बेंजामिन साहब की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी किसी सर्टेन बिजनेस में है और कई सालों से है, एकदम से वो कोर बिजनेस छोड़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या दूसरे बिजनेस में जाने की बात कर रही है, तो ऐसे स्टॉक में बने रहना इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की फितरत में नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है, ऑलबर्ट्स के शेयर प्राइसेस यहाँ पे देखें तो गिर के $5-5.5 महज आ चुके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सीजी पावर लिमिटेड के बारे में। ये हमारी पोर्टफोलियो में है, हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है। अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। पिछले एक महीने में 24% है, एक साल में 41%, 5 साल में करीब 874% एंड यहाँ पे करीब करीब 18,500% के आसपास ऑल टाइम रिटर्न्स। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है 2010 में 334 रुपए का प्राइस, उसके पहले हाइयर हाइज हाइयर लोज बना रहा था। अब 1995 सन 2000 के बाद 10-15 सालों के लिए ये लाइफ टाइम स्टॉक्स की कैटेगरी में फिट आ रहा था। लेकिन 2010 के बाद 2020 तक, अगले 10 सालों तक इसके साथ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर प्राइस है 334 का, इसके ऊपर का प्राइस नहीं देख पाया। 2020 में फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिससे कि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। तो ये इंसिडेंट क्या था, ये इंसिडेंट था ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सीजी पावर को टेक ओवर किया। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड है मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी। अब मुरुगप्पा ग्रुप के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया हमारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने, और साथ ही साथ मैंने खुद भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, बन सकती है। अब यहाँ पे सीजी पावर के बिजनेसेस क्या क्या हैं आप देखिए। सीजी पावर के बिजनेस सॉल्यूशंस में मोटर्स के लिए, रेलवेज के लिए स्विच गियर्स मैन्युफैक्चर करती है, ट्रांसफॉर्मर्स, ड्राइव्स एंड ऑटोमेशंस एंड साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। अब यहाँ पे अगर हम बिजनेस पे ध्यान दें तो मार्केट कैप ऑलरेडी 1,36,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 21% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% का, डिविडेंड यील्ड 0.16% का एंड डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो कर दिया इन्होंने, अपना डेट 0.01 हो चुका है। हालांकि पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 4 का है। जनरली लाइफ टाइम स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे पेट्रोस की स्कोर हम देखते हैं 5-6 के ऊपर, यहाँ पे पेट्रोस की स्कोर 4 का है। हालांकि हर साल पेट्रोस की स्कोर चेंजेज होने की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि 9 पैरामीटर्स के हिसाब से, कितने पैरामीटर्स वहाँ पे फिट हो रहे हैं उसके हिसाब से इनको पॉइंट मिलते हैं और उसके बेसिस पे पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे निकाला जाता है। अब पेट्रोस की स्कोर होता क्या है, इसको जानने के लिए हमारी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पे ग्राहम नंबर 93 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 6.5% के आसपास रही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 111 का हो चुका है। 25-30 के ऊपर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जाता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, खासतौर पे वैल्यू इन्वेस्टर्स की सांसें फूल जाती हैं इन्वेस्टमेंट कर डिसीजन मेकिंग करते समय। यहाँ पे 111 का पी है, तो 111 का पी का मतलब क्या होता है कि ₹1 अर्न करने के लिए 111 रुपये चाहिए। तो ऐसे में कोई नया इन्वेस्टर चाहेगा इतना देना? आई एम श्योर कि नहीं चाहेगा, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आए कि जो
कंपनियां लाइफ टाइम के लिए होती है उन कंपनियों में भी वैल्यूएशंस महंगे हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से सेल करके एग्जिट कर जाया जाए, राइट? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेल्स अगर हम देखें तो 2015 में 5,800 करोड़ का सेल्स था सीजी पावर का। प्रॉफिट यहाँ पे 22 करोड़ का था। उसके बाद देखिए 3-4 सालों के लिए लगातार कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी और टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे शुरू होती है 2020 में। 2020 में मुर्गप्पा ग्रुप ने टेक ओवर किया। उसके पहले कंपनी यहाँ पे डामाडोल स्थिति में थी। इसके बाद क्या टर्न अराउंड हुआ? 1280 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2021 में, 913 करोड़, 963 करोड़ 2023 आते आते सेल्स भी बढ़ने लगी। एंड इसके साथ ही साथ मार्च 2026 में देखिए तो 12,400 करोड़ का हो चुका है सेल्स एंड 1,200 करोड़ का हो चुका है नेट प्रॉफिट। तो ये होता है टर्न अराउंड स्टोरी। टर्न अराउंड स्टोरी अगर दिख जाती है पहले, जैसे कि 2020 में हमने देख लिया था, तो पोर्टफोलियो में क्या बदलाव होते हैं ये आपको मैं आगे जब दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीजी पावर देखिए 7.5 का एवरेज बाइंग है मेरा। 7.5 के एवरेज बाइंग पे यहाँ पे नेट टोटल रिटर्न्स करीब करीब 11,000% के आसपास हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए हम स्टॉक्स डिसाइड कर रहे होते हैं उनमें पहली बात तो गिरावट हुई होनी चाहिए, वैल्यूएशंस के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहां मिलता रहना चाहिए एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या तो ठीक ठाक होना चाहिए, हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न, या कोई टर्न अराउंड काइंड की स्टोरी बिल्डअप वहां पे होती रहनी चाहिए। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था सुजलॉन पावर के केस में। अब सुजलॉन के केस में, सुजलॉन एनर्जी आप जो भी कह लीजिए, उसके केस में भी हमें एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली थी, राइट? बट उसके पहले उसने बहुत दुख दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये सब बातों पे हमें ध्यान देते हुए इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सीजी पावर का देखिए तो रीसेंट क्वार्टर के हिसाब से सेल्स में 25% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है, वहीं पे ईबिटा 26% के आसपास ग्रो कर रहा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 20% के आसपास से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर ऑर्डर बुक पर ध्यान दें तो जो इनटेक है ऑर्डर्स का वो करीब करीब 4,372 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है एंड 62% ईयर ऑन ईयर उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ ऑर्डर सिक्योर किए हैं पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो कोई भी कंपनी, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो उसका जो ऑर्डर बुक होता है वो मैटर करता है एक इन्वेस्टर के लिए एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल लेते हैं पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। समझते हैं कि बिजनेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम की एनालिसिस करते समय। तो यहाँ पे बिजनेस क्या है पेज इंडस्ट्रीज का? जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो क्या 15 साल 20 साल पहले उसकी जरूरत थी? क्या अगले 10-15 साल बाद भी उसकी जरूरत रहेगी? तो ये जवाब हमें देखना होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई कंपनी है जो कि आज जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो 4-5 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई गाड़ी डीजल पे रन कर रही है, वैसे तो डीजल की खपत अगले 70, 80, 90 सालों तक रहेगी, बट किसको पता कि अगले 5-10 सालों में ख़त्म हो जाए। तो ऐसे केसेस में ऐसी कंपनियां जो कि एंसिलरी मैन्युफैक्चर कर रही हैं, यानी कि डीजल वाली चीज़ें, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो हो सकता है कि 6-7 साल बाद फिर स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम की तो वहाँ पे कहानी नहीं रहेगी, राइट? तो इन सब बातों पे भी हमें ध्यान देके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो रेवेन्यू जो है पेज इंडस्ट्रीज का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पे यहाँ पे एबिटा देखें तो थोड़ा सा एबिटा मार्जिन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट ग्रो होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्जिन जो है वो श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस क्या हैं, एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं यहाँ से क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, कितने रेवेन्यू जनरेट होते हैं, ये सब स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालिसिस करते समय। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स पे ध्यान दें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 42,000 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 49%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60%, डिविडेंड यील्ड 2.40% के आसपास है, वहीं पे डेट टू इक्विटी मात्र 0.19 है, पेट्रोस की स्कोर 6 का है, 4,300 के आसपास यहाँ पे ग्राहम नंबर है एंड सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का यहाँ पे 10% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 54 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 के आसपास है। अब यहाँ पे अगर हम सेल्स देखें तो 2014 में मात्र 1188 करोड़ का सेल्स था,
यहाँ पे प्रॉफिट जो है मात्र 154 करोड़ का था। लेटेस्ट डाटा पर जंप करते हैं और देखते हैं कि लेटेस्ट डाटा के हिसाब से मार्च 2025 के हिसाब से 4,900 करोड़ का सेल्स हो चुका था एंड 730 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो चुका था। लेटेस्ट यहाँ पे जो क्वार्टर है 5,092 करोड़ का यहाँ पे टोटल सेल्स दिख रहा है और 750 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं, राइट, एनालिसिस करते समय सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2023 में 46% यहाँ पे प्रमोटर्स थे, 10% के आसपास पब्लिक थी और यहाँ पे करीब 43% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अब रीसेंट क्वार्टर के हिसाब से अगर हम डाटा देखें तो रीसेंट क्वार्टर का डाटा है मार्च 2026 का, 43% यहाँ पे प्रमोटर्स हैं लेकिन मात्र 5% बचे हैं हमारे पब्लिक इन्वेस्टर्स। अब पब्लिक इन्वेस्टर जनरली क्या देखती है, एक तो प्राइस देखती है कि भैया 20,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का शेयर है, मैं तो इतने में तो बहुत सारे शेयर खरीद सकता हूँ, मैं इसको क्यों खरीदूँ। और दूसरा वो क्या देखते हैं, दूसरा वो देखते हैं कि प्राइस बढ़ा है या नहीं। गिरते हुए प्राइस को नहीं देखते, वो बढ़ते हुए प्राइस को देखते हैं। अब यहाँ पे ऐसे में देखिए 51-52% के आसपास ऑलरेडी FIs एंड DIs हो चुके हैं। तो क्लियरली बातें हमें क्या लग रही हैं कि जो स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम वाली कैटेगरी वाले स्टॉक्स होते हैं, राइट, उनमें हमें कौन कौन सी बातें देखना चाहिए, ये आपने यहाँ पे सीखा। इसके साथ ही साथ करेक्शंस, बहुत हेल्दी करेक्शन होते रहना इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम वाले कैटेगरी में, स्टॉक्स में, ये आपने देखा। एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सस्ते नहीं, वैल्यूएशन बेस्ड स्टॉक्स हमें ढूंढना होता है, ये आपने सीखा। सो हमेशा स्ट्रॉन्ग बिजनेस ढूंढिए, क्वालिटी मैनेजमेंट ढूंढिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को अपना फ्रेंड बनाइए, क्योंकि टाइम स्पेंट इन मार्केट इज ऑलवेज गुड कंपेयर टू टाइमिंग द मार्केट। सो आपके हिसाब से कौन से स्टॉक फॉर लाइफ टाइम की कैटेगरी के लिए फिट बैठते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।